हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। दिस इज़ द न्यू चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन दिस सेशन। सो एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कशन होगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नाउ। सी, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले हम देखेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। राइट, व्हाट आर द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो एंटनी एल लेवॉइजर एक क्या है, केमिस्ट है। राइट, तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब मास तो ना तो बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। राइट, सो मास जो है हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। यूनिवर्स के अंदर जितना मास है वो हमेशा फिक्स रहेगा। मास हमेशा चेंज नहीं होगा, मतलब यूनिवर्स का मास कांस्टेंट है। ठीक है, इसी तरीके से किसी भी एक क्लोज सिस्टम का मास जो रहता है वो हमेशा फिक्स रहता है। सो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed. It means that in a chemical reaction the total mass of products is equal to total mass of reactants. ठीक है, mass of product हमेशा mass of reactant के बराबर ही होता है. I have taken an example here. A calcium carbonate is decomposed and it forms कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल मास अगर हम देखते हैं वो कितना है हमारा 100 ग्राम है, और कैल्शियम कार्बोनेट का मास अगर हम देखते हैं तो वो कितना है, वो है हमारा वो भी 100 ग्राम। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ग्राम मॉलिक्यूलर मासेस। राइट, ग्राम मॉलिक्यूलर मासेस के बारे में आगे हम बात करेंगे क्या होते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अगर हम 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेने पे हमें क्या मिलेगा, 56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और 144 ग्राम ऑफ क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। सो इससे क्या पता लग रहा है कि जितना हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया था उतना ही हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिला है और उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है। सो दिस इज़ हाउ रिएक्शंस टेक्स प्लेस। रिएक्शन जो होता है वो अगर एक क्लोज कंटेनर में है तभी हम इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, जो गैसेस प्रोडक्ट्स होंगे वो गैसेस जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब एस्केप हो जाएंगे इन्वायरमेंट में, गैसेस क्या हो जाएंगी, इवॉल्व हो जाएंगी। राइट, सो हमें जब गैस उड़ गई तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ सॉलिड प्रोडक्ट मिलेगा। सो कैल्शियम ऑक्साइड ही हमारे पास रह जाएगा बीकर या वेजल में। सो इसलिए वी नीड ए क्लोज कंटेनर टू कन्फर्म और टू वेरीफाई दिस लॉ of conservation of mass. I think it's clear. Law of conservation of mass hold true only if reaction is carried out in a closed container. Then no matter can leave or enter the container. तो मैंने अभी ये बात बता दी आपको। ठीक, सी नाउ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस में क्या है, इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। राइट, तो किसी भी केमिकल सब्सटेंस में, किसी भी मॉलिक्यूल में, ठीक है, एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो हमेशा किस में प्रेजेंट होते हैं, वो एक फिक्स प्रोपोर्शन बाय देयर मास में प्रेजेंट होते हैं। राइट, इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय देयर मास। ठीक है, डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं, फिक्स रेशियो में होते हैं। राइट, एक कांस्टेंट रेशियो में होते हैं जो फिक्स होता है। राइट, वो कांस्टेंट रेशियो स्मॉल होल नंबर वैल्यूज़ का रेशियो होता है। ठीक है, स्मॉल इंटीग्रल वैल्यूज़ का रेशियो होता है और वो हमेशा फिक्स होता है। राइट, बाय देयर मास, मासेस का रेशियो है एक्चुअली। तो जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे किसी भी एक केमिकल सब्सटेंस में या किसी भी एक कंपाउंड में, वो सारे एलिमेंट्स मासेस का जो उनका रेशियो आएगा, उन सब का मासेस का रेशियो एक हमेशा फिक्स होगा फॉर ए गिवन केमिकल सब्सटेंस। राइट, अगर हमने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया तो उसके अंदर कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन होता है। तो कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन 3 एलिमेंट्स हैं। इन तीनों के मासेस का जो रेशियो आएगा कैल्शियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल में, वो हमेशा फिक्स होगा। राइट, सो इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्स होगा, इसी तरीके से वाटर का फिक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर में होता है 1:8 का रेशियो। राइट, वाटर इज ऑलवेज हैविंग 1:8 रेशियो ऑफ 1:8 रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मास। राइट, हाइड्रोजन के मास का ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो है वो हमेशा 1:8 होगा, बिकॉज वी नो हाइड्रोजन इज हैविंग 2 atomic mass units as its atomic mass, and oxygen is having 16 atomic mass unit as its atomic mass. So 2:16 is actually 1:8. 1:8 is the simplest ratio in which hydrogen and oxygen atoms are always present by their mass in a water molecule. Whatever the source of water, it doesn't matter, water is having always this ratio. Right, तो वाटर के लिए फिक्स है। सिमिलरली अमोनिया के लिए फिक्स रहता है 14:3। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो 14:3 होगा। ठीक, अमोनिया
ठीक है. सो नाउ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी किसे कहते हैं? जॉन डल्टन ने एटम की एक थ्योरी दी थी, अबाउट एटम बताया था उसने, कुछ पॉस्टुलेट्स दिए थे उसने, कुछ बातें बताई थी, एटम कैसा होता है, मैटर कैसा होता है, उसे बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, राइट. अब डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है उसके अंदर जो कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, उन पॉस्टुलेट्स को लर्न करना है, ये लिखे हुए मैंने. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर पॉस्टुलेट नंबर 1 है, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट ए कंपाउंड और ए मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. तो जितना भी मैटर है, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो कुछ भी हो, मैटर है ना. मैटर के अंदर जितने भी मैटर हैं, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, वो हम हर कुछ एक स्मॉल स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स से बने हैं मिलके, उनको क्या बोला है? एटम बोला है. ठीक है. तो ये पॉस्टुलेट नंबर 1 है. ठीक है. और दूसरा पॉस्टुलेट है एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन. एटम्स जो है वो एक ऐसे पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, राइट. एटम्स आर नॉट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड एंड दैट कैन नॉट बी क्रिएटेड, दैट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. सो इसमें जो है सब आधी बात ठीक है, आधी गलत है. ठीक है. जैसे इसमें बोला है ना, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, सो दिस इज़ नॉट वेरी ट्रू राइट नाउ, बिकॉज पहले इनडिविजिबल माना जाता था एटम को, जब तक कि फर्दर सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी. व्हेन वी आर अवेयर अबाउट electron, proton, neutron, then we cannot say atom is an indivisible particle, right. It is not indivisible anymore now because we are having further subatomic particles, right. तो इंडिविजिबल पार्टिकल कहना सही नहीं है एटम को, बट ये है कि हाँ, ये जो बात है अगली, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, दिस इज़ ट्रू. सो दिस इज़ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड इट होल्ड्स ट्रू एंड इट इज़ करेक्ट, राइट. सो इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसे मैंने अभी एक हाईलाइट किया ना, एक पॉइंट, ये इंडिविजिबल बोलते हैं, तो इंडिविजिबल नहीं होता है एटम. ठीक है. कहते नहीं हम इंडिविजिबल एटम को. ठीक है. हाँ, ये है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन. सो दिस इज व्हाट द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ एटम इज. दिस इज द मॉडर्न डेफिनेशन विच आई सेड. एटम्स आर the smallest particles which takes part in a chemical reaction, because rearrangement of atoms takes place, only rearrangement of atom takes place in a chemical reaction. What happens in a chemical reaction? Nothing more happens in a chemical reaction. In a chemical reactions, only atoms are rearranged from a fixed pattern, from a fixed arrangement to a different arrangement, right. तो एक अरेंजमेंट से दूसरे अरेंजमेंट में क्या हो जाते हैं? अरेंज हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? नए प्रोडक्ट्स बना लेते हैं. तो होता यही है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, एटम्स रीअरेंज होते हैं, बस. ठीक है. सो हम ऐसे डिफाइन करते हैं एटम को. एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन. नाउ एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. किसी भी एलिमेंट के एटम्स जो होते हैं वो सारे आइडेंटिकल होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी और मास में भी. तो यहाँ पे क्या है, एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि आइडेंटिकल इन मास ये कहा ना डेल्टन ने. तो आइडेंटिकल इन मास जब कहा था, सारे एलिमेंट के किसी एक एलिमेंट के सारे एटम्स को आइडेंटिकल इन मास जब कहा था, जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी. आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं. ठीक है. तो एटॉमिक नंबर जो मास नंबर जो होता है, मास नंबर डिफरेंट होने की वजह से मासेस जो आइडेंटिकल नहीं हुए. ठीक है. तो मासेस आइडेंटिकल कह दिए, सारे एक एलिमेंट के सारे एटम्स आइडेंटिकल मास के नहीं होते हैं हर एलिमेंट के केस में, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स के पास आइसोटोप्स भी होते हैं. तो आइसोटोप्स हमेशा क्या करते हैं? डिफरेंट मास नंबर वाले होते हैं. सो इसलिए आइडेंटिकल इन मास नहीं कह सकते. तो दिस इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ एटम. So we'll discuss further drawbacks about drawbacks further, and now in this session we are going to discuss about only the postulates. So it's better not to go in detail right now. So third postulate is atoms of a given element are identical in mass and chemical properties. The fourth postulate is atom of different element have different masses and chemical properties. So इसी तरीके से जो थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट उसका वाइस वर्सा है. थर्ड पॉइंट में क्या बोला है? एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज.
फोर्थ में क्या बोला, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे एक एलिमेंट के सारे एटम्स आइडेंटिकल इन मास और केमिकल प्रॉपर्टीज में बताया, वैसे ही उन्होंने बताया फोर्थ पॉइंट में कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के सारे एटम्स जो होंगे, मतलब जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे आपस में, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी उनकी डिफरेंट डिफरेंट होंगी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट इज एटम कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। सो दिस इज करेक्ट, दिस इज अकॉर्डिंग टू law of definite proportions. So atoms combine a ratio of small whole numbers to form compound. atom हमेशा जो है small whole numbers के फॉर्म में, small whole numbers के रेशियो में कंबाइन होते हैं, राइट। लाइक हमें पता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O होता है ना, H2O मॉलिक्यूल क्या होता है वाटर का, H2O, जिसमें दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स का रेशियो देखें तो क्या है, 2:1, एंड 2:1 रेशियो इज द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। सो लाइक दिस ओनली ऑल दी compounds are having small whole number ratios of number of different number of atoms of different elements, and they form compounds like this, right? So this is the fifth point, atoms combine in the ratio of small whole numbers to form compounds. Now sixth point is the relative number and kind of atoms are constant in a given compound. The relative number and kind of atoms are always constant in a given compound. If a given compound, we talk about a particular compound, then the number and types of atoms are always same, right? If we talk about water, then we always consider 3 atoms, 2 of hydrogen and 1 of oxygen always, right? So this is the type of atom which is fixed, and number of atoms also fixed. So there is we cannot take 3 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen, or 2 atoms of hydrogen and 2 atoms of oxygen, and we cannot take 1 atom of hydrogen and 3 atoms of oxygen and 2 like this. So we cannot change the number of hydrogen and oxygen atoms in a given in a single compound of water, right? So number of atoms is also fixed, and type of atoms also fixed in a given compound. So I think it's clear now. So this was the sixth postulate of Dalton's atomic theory. The relative number and kind of atoms are always constant in a given compound. So this is the Dalton's atomic theory which we have just discussed right now. So Dalton's atomic theory को आपको अच्छे से याद करना है, मतलब ये postulates लर्न करने हैं आपको 5-6, ठीक है, 6 के 6 एज इट इज़ भी लिखने को आ सकते हैं इसमें एग्ज़ाम में. So this is the Dalton's atomic theory, and we'll discuss further in next class. We'll discuss about achievements of Dalton's atomic theory. We'll discuss about drawbacks of Dalton's atomic theory. We will discuss about atoms, molecules, है ना, atomic mass. We'll discuss about what? We'll discuss about symbols of atoms, right? How to write chemical formula, right? And mole concept. So we'll discuss all these things in detail in the upcoming part of this chapter, right? So thank you, that's it for today.